मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नाम का महाग्रंथ है ये, और इसके तीसरे अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा मध्यलोक के विषय में चल रही है। जम्बू द्वीप का स्वरूप हमने विस्तार से समझा। अब हम ढाई द्वीप की चर्चा के साथ साथ 8वें द्वीप नंदीश्वर द्वीप की कुछ चर्चा आज की कक्षा में करेंगे। सूत्र क्रमांक 32 की तरफ हम चलते हैं और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सूत्र क्रमांक 32 ये आपकी स्क्रीन पर है। 32वें सूत्र के अंदर भरत क्षेत्र का जो विष्कंभ है उसको ज्ञात करने का दूसरा एक और यहाँ पर तरीका बताया है। 32वें सूत्र का पाठ करेंगे हम। भरतस्य विष्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90% भरतस्य विष्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90% सूत्र विच्छेद करते हैं। भरतस्य विष्कंभः जम्बूद्वीपस्य 90% भरतस्य मतलब भरत क्षेत्र का, विष्कंभ मतलब उसका विस्तार, उसका बाण है ना, मध्यवर्ती व्यास जो भी हम समझें वो क्या है। जम्बू द्वीपस्य, जम्बू द्वीप का 90% 90 मतलब होता है 90, शत मतलब होता है 100 है ना, 100 + 90 190 भाग, 190वां भाग है भरत क्षेत्र का। जो विष्कंभ पहले सूत्र में दिया ना, बता दिया वहां पे 526 से 6/19 योजन। अब ये जो 526 से 6/19 योजन है ना, ये उस पूरे 1 लाख योजन का कितना हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है, तो 190वां हिस्सा है। तो भरत क्षेत्र का विस्तार जो है वो जम्बू द्वीप के कुल विस्तार का 190वां हिस्सा होता है ना। ये बात यहाँ पर आचार्य देव ने बताई। यानी 190 समान हिस्से किए जाएं, 190 समान हिस्से किए जाएं तो एक भाग प्रमाण, एक हिस्से प्रमाण भरत क्षेत्र है और इतना ही ऐरावत क्षेत्र है ना। जम्बू द्वीप की चर्चा हो रही है। फिर हम 2 भाग प्रमाण आगे वाले को लेंगे, फिर 4 भाग प्रमाण और आगे वाले पर्वत को लेंगे, फिर आगे वाले क्षेत्र को 8 भाग प्रमाण लेंगे, फिर आगे वाले पर्वत को 16 भाग प्रमाण लेंगे। ऐसे करते करते हम जाएंगे। जब हम निषद पर्वत तक पहुंचेंगे है ना, तो उसके बाद फिर जो विदेश क्षेत्र है वो विदेश क्षेत्र 64 भाग प्रमाण है। तो उधर ऊपर से वापिस उसी प्रकार से घटता जाएगा। इस प्रकार से कुल 190 भाग प्रमाण रचना है, ठीक है ना। इसमें एक भाग प्रमाण का जो मान है वो 526 से 6/19 योजन है, ठीक है। ये सब यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है, इसको हम गहराई से देखेंगे, पढ़ेंगे तो हमको इनका विस्तार समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये भरत क्षेत्र का विस्तार है, ठीक है। और जम्बू द्वीप का ये हमने समझा, ठीक है। अब जम्बू द्वीप का तो समझ लिया, तो फिर आगे जो धातकी खंड नाम का द्वीप आता है, क्योंकि इसके बाद समुद्र और द्वीप है, तो उस धातकी खंड नामक द्वीप की क्या स्थिति है, उसका विस्तार क्या है, उसमें क्षेत्र पर्वत कैसे हैं, उसको बताने के लिए आचार्य देव सूत्र क्रमांक 33 लिखते हैं। हम पढ़ते हैं सूत्र। द्वीर धातकी खंडे, पुनः सूत्र पाठ करता हूं। द्वीर धातकी खंडे, द्वीर धातकी खंडे, सूत्र विच्छेद द्वि प्लस धातकी खंडे, द्वि प्लस धातकी खंडे। द्वीर मतलब दुगुने, ठीक है। किसके दुगुने? जम्बू द्वीप के दुगुने धातकी खंड में है। जम्बू द्वीप का दुगुना धातकी खंड में। क्या चीज दुगुनी है ना, तो वो हमको पहले
से अनुवृत्ति लेते आनी है। जब जिस क्षेत्र और पर्वतों की हम बात करके आए वो क्षेत्र और पर्वत ये इस धात की खंड में दुगुन है। देखिए सूत्रार्थ क्या है, धात की खंड में क्षेत्र तथा पर्वत आदि जम्बू द्वीप से दूने हैं। ठीक है, वहां 6 कुलाचल पर्वत है तो यहाँ 12 है, वहां 1 मेरु है, यहाँ 2 मेरु है। ठीक है ना, वहां पे नदियां 14 है तो यहाँ पे 28 है। ठीक है, ऐसी सब रचना दुगुनी रचना है वहां पर सारी की सारी। ठीक है ना, एक चीज हर एक चीज, जहाँ 1 विदेश क्षेत्र है वहां 2 विदेश क्षेत्र है ना, यहाँ 7 क्षेत्र है वहां 14 क्षेत्र है। ऐसा क्षेत्र और पर्वत आदि दूने हैं। यहाँ 2 वृक्ष है ना, उत्तर कुरु, देव कुरु, जम्बू शालमली, वहां 4 वृक्ष है। ऐसे ही ऊपर 4 चित्तालय बने हुए इस प्रकार से देखेंगे रचना अपन। और पुष्करा, उसके आगे वाले पुष्करवर द्वीप में क्या है, तो उसके लिए भी आचार्य देव कहते हैं पुष्करार्धे च, पुष्कर प्लस अर्धे च। ठीक है, पुष्करार्धे च, आगे का जो पुष्कर द्वीप है उसके अर्धे, उसके आधे भाग में भी च वैसी ही रचना है। ऊपर जैसी धात की खंड में है वैसी ही पुष्कर के आधे हिस्से में भी है। तो पूरे हिस्से में क्यों नहीं है, कि पूरे हिस्से में नहीं, क्योंकि आधे हिस्से में एक मानुषोत्तर पर्वत बना हुआ है। उस मानुषोत्तर पर्वत तक की जो रचना है ना, आधे पुष्करवर द्वीप की, वो रचना कैसी है कि ठीक धात की खंड जैसी है ना, यानी कि जम्बू द्वीप से ही दुगुने वहां भी क्षेत्र और पर्वत है। ठीक है, इस प्रकार का यहाँ पे रचना है। तो 2.5 द्वीप की रचना हमारे सामने आ गई। जम्बू द्वीप में जो जो क्षेत्र पर्वत संख्या में 1 है वो इन धात की खंड और पुष्करार्ध इन दोनों में 2-2 है। ठीक है, यानी एक जैसी 5-5 चीजें हैं। और आपने जो अर्धे लिखा तो अर्धे से आगे क्यों, आगे क्या है फिर, पुष्करार्ध क्यों लिखा, पुष्कर पूरा क्यों नहीं लिखा, उसके आगे क्या है, तो कहते हैं कि उसके बिल्कुल मध्य में वलयाकार एक मानुषोत्तर नाम का पर्वत है ना। उस मानुषोत्तर पर्वत के आगे मनुष्य जा नहीं सकते, इसलिए वहां तक हमने मनुष्य लोक की चर्चा की है, क्योंकि असंख्यात द्वीप समुद्रों की चर्चा कैसे की जा सकती है, संभव नहीं ना हर एक द्वीप के बारे में बताना। लेकिन हाँ, जहां मनुष्य का क्षेत्र है वो 2.5 द्वीप है, तो वहां तक की चर्चा हम करते हैं। और उसके आगे मनुष्य जा नहीं सकते, तो उसका विधायक एक सूत्र यहाँ लिखते हैं आचार्य देव, 35 नंबर का सूत्र हम पढ़ते हैं। देखिए, प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्याः, पुनः सूत्र पाठ, प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्याः, सूत्र विच्छेद करते हैं, प्राक डैश मानुषोत्तरात तम हलंत डैश मनुष्याः, मानुषोत्तरात, मानुषोत्तर से, प्राक मतलब पहले, मानुषोत्तर से पहले मनुष्याः, मनुष्य होते हैं, ये सूत्र का अर्थ है। जो मानुषोत्तर पर्वत है उसके पहले ही मनुष्य होते हैं, रहते हैं, जा सकते हैं, और उसके बाद मनुष्य का गमनागमन नहीं होता। देखिए क्या सूत्रार्थ है, मानुषोत्तर पर्वत के पहले तक ही मनुष्य हैं, उसके पहले तक का लोक ही मनुष्य लोक कहा जाता है। एक जम्बू द्वीप, एक धात की खंड द्वीप और आधा पुष्कर, ऐसा 2.5 द्वीप इसको कहते हैं। ठीक है, 2.5 द्वीप भी कहते हैं ना, इसको मनुष्य क्षेत्र भी कहते हैं, नर लोक भी कहते हैं, ये सब इसमें होता है। इसका कुल विस्तार कितना होगा, 45 लाख योजन का जो है इसका विस्तार होता है। मध्यवर्ती जो व्यास बनता है ना, एक रेखा खींचोगे मनुष्योत्तर पर्वत के पूरब से लेकर उसके पश्चिम तक, तो वो जम्बू द्वीप को केंद्र बनाती हुई तो 45 लाख योजन का व्यास हो जाएगा इसका। समुद्र 2 पड़ते हैं बीच में, जम्बू द्वीप के बाद में लवण समुद्र और धात की खंड के बाद में कालोदधी समुद्र। द्वीप यहाँ 3 है, सबसे मध्य में जम्बू द्वीप, फिर धात की खंड, फिर पुष्करवर जो कि आधा है। रचनाएं क्या बनी हुई है, एक मेरु संबंधी जो रचना जम्बू द्वीप में है वैसी 2 मेरु संबंधी धातकी में, वैसी 2 मेरु संबंधी आधे पुष्करवर द्वीप में। ठीक है, ऐसी 5 मेरु संबंधी रचनाएं 2.5 द्वीप के अंदर सर्वत्र बनी हुई है। ये इस 2.5 द्वीप का क्षेत्र है। ठीक है, अब हम देखते हैं चित्र के माध्यम से इस 2.5 द्वीप को कि कैसे वहां 2-2 रचना कैसे बन जाती है। ठीक है ना, उसका विभाजन रेखा क्या है बीच में, तो ऐसा 2-2 तो 2-2 होता है। तो क्या होता है, जैसे जम्बू द्वीप के अंदर भरत क्षेत्र के बाद में हिमवन, तो वहां क्या भरत के बाद में दोबारा भरत होता है, फिर हिमवन पर्वत, फिर दोबारा हिमवन, ऐसे 2-2 होते हैं, क्या होते हैं। इस तरह से 2 नहीं है, 2 अलग अलग दिशाओं में 2 भेद बनते हैं। आइए चलिए चित्र की तरफ। चित्र आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, है ना, स्क्रीन पर। सबसे पहले इसको मोटे रूप में देख लीजिए।
सबसे बीच में आपको जम्बू द्वीप दिख रहा होगा, उसके सब चारों तरफ एक नीले रंग का समुद्र जैसी है ना एक बाउंड्री दिख रही होगी। ये बाउंड्री आकार में भले हमको छोटी लग रही है चौड़ाई में, लेकिन इसका चौड़ाई कितनी होगी, इस जम्बू द्वीप से डबल हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद एक द्वीप और दिख रहा है, आपको नजर आ रहा है ना। तो सबसे बीच में जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र लिखा हुआ है, देखो लवण समुद्र। उसके बाद का द्वीप धातकी खंड द्वीप, उसके बाद फिर समुद्र बना हुआ है राउंड में, ये कालोदधी समुद्र है, ठीक है ना। और उसके बाद वापस द्वीप बना हुआ है, ठीक है। ये पुष्करवर द्वीप का आधा मतलब पुष्करार्ध द्वीप है, ठीक है। और इसके बाद एक सबसे एंड में जो व्हाइट बना हुआ है, वहां पर आपको पर्वत की रचना नजर आ रही है। ये जो पर्वत है ये पूरा गोलाकार बना हुआ है ना, वलयाकार, इसका नाम है मानुषोत्तर पर्वत। इसके बाद आधा पुष्करवर और है, और उसके बाद फिर पुष्करवर समुद्र आ जाएगा, फिर असंख्यात द्वीप समुद्र आएंगे उसके बाद, ठीक है। जम्बू द्वीप की रचना हमने समझी। देखिए अब दो दो क्षेत्र है, दो पर्वत हैं, तो वो दो अलग अलग दिशाओं में है, एक के बाद एक क्रम से नहीं है। तो दो दिशाएं कौन सी बन जाएगी, पूर्व और पश्चिम। देखिए इस चित्र के अंदर सबसे मध्य में आपको ईश्वाकार लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ईश्वाकार आ रहा है, ऊपर भी ईश्वाकार लिखा हुआ नजर आ रहा है, नीचे यहाँ भी ईश्वाकार दक्षिण में भी लिखा नजर आ रहा है, ठीक है। ये ईश्वाकार पर्वत है, धातकी खंड में भी है और ये पुष्करार्ध द्वीप में भी है, ठीक है। ये जो ईश्वाकार पर्वत है, इस ईश्वाकार पर्वत की वजह से ही बिल्कुल मध्य में सेंटर में ये है उस वलय, ठीक है। मान लो धातकी खंड एक चूड़ी है, तो उस चूड़ी के बिल्कुल मध्य में ये ईश्वाकार नाम का पर्वत है। इस ईश्वाकार पर्वत की वजह से इसका राइट हैंड साइड का जो हिस्सा है ना, वो पूर्व दिशा बन जाती है, और जो लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा है वो चित्र के अनुसार वो पश्चिम दिशा हो जाती है। तो पूर्व दिशा में सेम रचना जम्बू द्वीप जैसी है, और पश्चिम दिशा में भी सेम रचना जम्बू द्वीप जैसी है। सेम मतलब उनका आकार सेम नहीं होगा, नाम क्षेत्र वो सब सेम, ठीक है। कुछ कुछ नामों में अंतर है केवल। ये आ गया समझ में, ठीक है। अब सबसे पहले अपन एक भरत क्षेत्र को समझ लेते हैं दक्षिण से, ठीक है ना, कि दो भरत क्षेत्र कैसे बनते हैं। ध्यान से बिल्कुल देखिएगा, इसमें क्षेत्र में आप लोग लवण समुद्र लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, जम्बू द्वीप से नीचे लवण समुद्र दक्षिण में, उसके नीचे देखो ईश्वाकार लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है कालोदधी, मतलब दधी समुद्र ही लिखा हुआ नजर आ रहा है। उसके ऊपर और लवण समुद्र के नीचे वाला एरिया देखिए, ये जो बीच का एरिया है, बस इसी एरिया का नाम है यहाँ पर भरत क्षेत्र। जो कि इतना ही नहीं है, सिर्फ देखिए ईश्वाकार लिखा हुआ, ईश्वाकार विभाजन रेखा है बीच की, जो इस धात के खंड को दो हिस्सों में बांट रही है, पूर्व धात के खंड और पश्चिम धात के खंड। अभी दोनों दिशाओं में देखिए, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पर विजयार्ध पर्वत लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए एक तरफ पद्महृद लिखा हुआ है, दूसरी तरफ भी पद्महृद लिखा हुआ है, और पद्महृद जिस पर्वत पर है उसका नाम लिखा हुआ है हिमवन, छोटे से अक्षरों में। तो इस ईश्वाकार से लेकर हिमवन तक इस साइड भी, और ईश्वाकार से लेकर हिमवन तक इस साइड भी, दोनों साइड दो भरत क्षेत्र हैं, एक इधर एक इधर, है ना। दो दो रचनाएं कैसे बनेगी, तो अपन एक रचना देख लेते हैं, ठीक है। विजयार्ध पर्वत बीच में बांट रहा है इसको, उधर हिमवन पर्वत है, इसके पद्महृद, यहाँ पे भी पद्महृद है, इससे गंगा और सिंधु निकल रही है। देखो ये दो जो पतली सी धाराएं दिख रही है, गंगा सिंधु है, आगे जाकर चौड़ी हो रही है, एक में गंगा लिखा हुआ है, एक में सिंधु लिखा हुआ है, देखो, है ना। तो इसकी वजह से वही इसके तीन टुकड़े, 6 टुकड़े हो गए, दो नदियों के बीच का म्लेच्छ खंड और दो नदियों के साइड के म्लेच्छ खंड, जो कि एक लवण समुद्र को छू रहा है और एक कालोदधी को छू रहा है। फिर विजयात पर्वत में आ गए, फिर आगे की तरफ आ गए, ठीक है। और ये नदियां चौड़ी होती हुई कहाँ चली गई, सिंधु नदी तो चली गई लवण समुद्र के अंदर, और गंगा चली गई कालोदधी समुद्र के अंदर, ठीक है। जो दिशा में है उस दिशा में चली जाएगी, और इसकी वजह से जो क्षेत्र था वो बढ़ गया। तो सिंधु नदी के ऊपर का क्षेत्र जो लवण समुद्र को टच हो रहा है, देखो छोटा सा दिख रहा होगा आपको एक म्लेच्छ खंड, ऐसा ही नीचे भी म्लेच्छ खंड है, और बीच का जो भू क्षेत्र है ना, वो लाल रंग में बना हुआ है, जिसमें भरत क्षेत्र आर्यखंड लिखा हुआ है, वो आर्यखंड है। इस प्रकार से 6 खंड बन गए, और पूरा ईश्वाकार से लेकर इस पद्महृद तक, हिमवन पर्वत तक, ये इतना बड़ा भरत क्षेत्र है, ठीक है। ये इस भरत क्षेत्र का है, जिसमें अपन ने गंगा सिंधु नदी भी देख ली, 6 खंड भी देख लिए, विजयार्ध पर्वत भी देख लिया। ऐसे की ऐसी रचना हमने इधर देखी है राइट हैंड साइड, या पूर्व दिशा में, वैसे की वैसी देखिए इधर पश्चिम में भी,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गंगा नदी लवण समुद्र में मिल रही है और इधर पूर्व वाले की सिंधु नदी लवण समुद्र में मिल रही है, थोड़ा ध्यान रखना। इधर की गंगा नदी कालो नदी में मिल रही है और इधर की सिंधु कालो नदी में मिल रही है, क्योंकि उनके डायरेक्शन, उनकी दिशा चेंज हो गई है इसलिए, ठीक है ना। पद्म हृद की पूर्व दिशा से ही निकलेगी हमेशा गंगा नदी, ये हमको ध्यान रखना है, चाहे वो धात की खंड हो कोई भी द्वीप हो, और फिर उसके निकट जो समुद्र होगा उसके उस तरफ उसमें चली जाएगी, है ना। ये हिसाब बनेगा। फिर वही मृच्छखंड आर्यखंड बन जाएंगे सेम टू सेम इधर भी, है ना। फिर अपन आ जाओ, अब ऊपर की तरफ आ जाओ, पद्म हृद से ऊपर की तरफ देखो हेमवत क्षेत्र लिखा हुआ है, और एक रोहितास्य नदी निकल रही है पद्म हृद से, जो कि लवण में मिल रही है ना। तो ये हिमवन पर्वत से लेकर के बाद हेमवत क्षेत्र, और हेमवत क्षेत्र के बाद महाहिमवन पर्वत, ये सब छोटे छोटे बने हुए हैं, साइज इनका छोटा, इसको बड़ा दिया था भरत क्षेत्र, इनके साइज भी डबल है ना। जितना ये इसका साइज है इसका क्षेत्र का, इतना बड़ा ईश्वाकार से लेकर हिमवन तक, उससे डबल चौड़ाई इस हिमवन की है, और हिमवन से भी डबल चौड़ाई जाएगी हेमवत क्षेत्र की। लेकिन चित्र की अपनी मर्यादा है, इसलिए उसको छोटा करके बनाया हुआ है। जब वो असली में रचना होगी तो वह इस प्रकार से होगी, क्योंकि इसका विस्तार भी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। और इसमें एक और बात, लवण समुद्र को टच करती हुई जो गोलाई में रचनाएं हैं, है ना, वो तो उनका वहां से आकार कम होगा, और जब वही रचनाएं, वही आकार, वही क्षेत्र, पर्वत क्षेत्र जब इस ये जो कालोदी समुद्र है यहाँ तक पहुंचेंगे तो वो चौड़े होते जाएंगे पीछे की तरफ, है ना, क्योंकि वो क्षेत्र बढ़ता जा रहा है इस प्रकार से। तो ये हिसाब बनेगा, है ना। ये आपको दिख भी रहा होगा, पर्वत है, नदी है, जो भी है। आगे फिर देखिए, हेमवत के बाद में हिमवन पर्वत लिखा हुआ है, महाहिमवन पर्वत, महाहिमवन के बाद में हरि क्षेत्र, ठीक है ना, हिमवन महाहिमवन, है ना। फिर इसके बाद में निषद पर्वत, फिर बीच में देखिए ये लाल रंग में विदेह क्षेत्र की रचना बनी हुई है, ठीक है ना। हाँ, ये एक तरफ का विदेह है, ठीक है। पूर्व धात की खंड संबंधी पूर्व विदेह, और इसी में पश्चिम विदेह भी है। पूर्व धात की खंड में दो हैं, पूर्व विदेह पश्चिम विदेह, मतलब एक विदेह क्षेत्र है, उसके दो हिस्से बन जाएंगे, ठीक है। फिर जैसे यहाँ बनते हैं बीच में, वैसे ही तो यहाँ पर 32 नगरियां हैं पूरे एक तरफ, और उस तरफ जो पश्चिम विदेह क्षेत्र, पश्चिम धात की खंड है, उसमें भी, है ना, ऐसा बना हुआ है। वहां पर भी क्या है, 32 विदेह नगरियां हैं, 32 क्षेत्र हैं, ऐसा है ना। जैसे एक तरफ एक रचना जम्बू द्वीप में, वैसे की वैसे पूरी दिशा बनी हुई है। फिर ऊपर की तरफ आओगे तो ये देखो क्या है, ये नील पर्वत, है ना। इसके बाद देखिए रम्य क्षेत्र, फिर रुक्मी पर्वत, फिर हिरण्यवत क्षेत्र, ठीक है। फिर ये देखिए शिखरी पर्वत, और इसके बाद ये पूरा ईश्वाकार नजर आ गया आपको, ईश्वाकार से लेकर और ये पूरा जो है रुक्मी पर्वत तक, ये वापिस ऐरावत क्षेत्र। जैसी नीचे रचना देखी थी दक्षिण में हमने अभी अभी इसी दाती खंड में, वैसे देखो उत्तर में दाती खंड में ऐरावत क्षेत्र की रचना, वही 6 खंड, है ना, 5 मृच्छ एक ऐरावत। और ईश्वाकार से इधर आ जाओगे तो ये यहाँ ऊपर आपको फिर से ऐरावत क्षेत्र दिख जाएगा, वही 5 मृच्छ खंड और एक आर्य खंड के साथ में, ठीक है। तो ईश्वाकार के उत्तर ईश्वाकार के दोनों तरफ ऐरावत क्षेत्र, और दक्षिण ईश्वाकार के दोनों तरफ भरत क्षेत्र, और फिर क्रमशः आगे आगे बढ़ते बढ़ते दोनों तरफ जाएंगे, है ना। ऐसे दो रचनाएं बन जाएगी। और सेम ऐसी रचनाएं किधर है, इसके आगे वाला जो आपको दिख रहा है धात की खंड पुष्करार्ध द्वीप, वहां भी ऐसी ही रचनाएं बनी हुई है, लेकिन वे बड़ी हैं, उनका आकार ज्यादा है, रचनाएं वही है। अब अंतर क्या है इनमें, अंतर सबसे पहले तो आकार का है, जम्बू द्वीप का आकार थाली जैसा है, तो बाकी दो का आपने देखा ही है, चूड़ी के समान है, तो ये एक मुख्य अंतर है। जम्बू द्वीप में जो एक एक है वो वहां इन दोनों में दो दो है, दूसरी बात। तीसरी बात, जम्बू द्वीप में जो सुमेरु पर्वत है, बीच का जो मेरु पर्वत है, वो मेरु पर्वत सबसे ऊंचा है ना। और अन्य धात की खंड संबंधी दो और पुष्करार्ध संबंधी जो दो मेरु पर्वत हैं वो उससे छोटे हैं, ये एक अंतर है। बाकी चीजें तो बड़ी बड़ी हैं क्षेत्र में, आकार में, है ना, वो छोटा है। सुमेरु पर्वत मिडिल में, वो सबसे बड़ा है, ठीक है ना, 1,40,000 वजन। बाकी सबकी ऊंचाई कितनी है, 85 हजार वजन, और 84 हजार वजन जमीन से ऊपर, हजार वजन की नींव, ठीक है ना, ऐसा। और
इन सब जो दूसरे मेरु है ना, सुमेरु का तो विस्तार जमीन पर हमने देखा तो 10,000 योजन व्यास है। इन सब का व्याजन 9,400 योजन का व्यास है धरती पर। 9400 योजन का धरती पर व्यास है। ऊपर धीरे धीरे घटता, लेकिन ऊपर जाके वो 1000 योजन ही है ना, पांडुपवन पे सब का। ऐसी इनकी व्यवस्था है। वृक्ष, 2 वृक्ष बने हुए हैं जम्बू द्वीप के बीच में, जम्बू वृक्ष और शालमली वृक्ष। जब हम धातकी खंड द्वीप में जाते हैं तो 4 वृक्ष होंगे, एक पूर्व की तरफ, एक पश्चिम की तरफ, तो वहां पर 4 वृक्ष है, चारों का नाम है धातकी वृक्ष। ठीक है, जैसे जम्बू का मतलब संस्कृत में, हिंदी में जामुन होता है, वैसे धातकी का मतलब आंवला होता है। ठीक है ना, ये सब पृथ्वी का एक है, कोई जामुन और आंवला नहीं उगता है इनके ऊपर, पृथ्वी का एक। इसी तरह पुष्करवर द्वीप में जाएंगे तो पुष्करार्ध में भी 4 यहाँ वृक्ष है। ठीक है ना, उनका नाम है पुष्कर वृक्ष। इस प्रकार से ये वृक्षों का की रचना है, और ये इसमें कुछ डिफरेंस है। ठीक है, आकार में वो कुछ नामों के अंदर। इस प्रकार से ढाई द्वीप की रचना बन जाती है। ऐसे ही डबल डबल होते होते, वलयाकार होते होते अंतिम स्वयंभू रमण द्वीप और समुद्र तक रचनाएं सारी बनी हुई है। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा, ये ईश्वाकार पर्वत जो है, इस ईश्वाकार पर्वत के ऊपर भी 4 ईश्वाकार दिख रहे हैं ना आपको, 2 धातकी खंड में और 2 पुष्करार्ध में। इन चारों पर भी कूट तो है ही है अन्य देवों वगैरह के, व्यंतरवासियों के, लेकिन इन पर एक एक पर्वत पर एक एक जो है, एक क्षेत्र संबंधी 2 ईश्वाकार है, उत्तर दक्षिण, तो 4 ईश्वाकार है कुल। देखो उन चारों पर एक एक सिद्धार्थन कूट यानी कि जैन मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो 4 मंदिर यहाँ है। जो मानुषोत्तर पर्वत है, इस मानुषोत्तर पर्वत को अपन थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है सामान्य तरीके से। जो मानुषोत्तर पर्वत है, ये मानुषोत्तर पर्वत 1721 योजन ऊंचा है जमीन से। ठीक है ना, और इसकी 1/4 इसकी नींव है ना, जमीन के अंदर जितने पर्वत है उसकी 1/4 नींव होती है प्रायः, सबकी नहीं लेकिन। इसके ऊपर 4 दिशाओं में 4 जिन मंदिर बने हुए हैं और कुछ कूट भी बने हुए हैं, है ना, जिन पर व्यंतरवासी देव रहते हैं, उनके कूट हैं। 20 कूट कहते हैं, कहीं कहीं 22 कूट भी आता है ना, पर 4 दिशाओं में 4 जिन मंदिर बने हुए हैं, है ना। अपना जो ध्यान है आप इस मानुषोत्तर पर्वत पर फोकस कीजिए, इस ढाई द्वीप के अंदर सबसे लास्ट में। 1721 योजन ऊंचा है। ठीक है, इसके आगे मनुष्य जा नहीं सकते हैं, ना ही उनको देव इत्यादि कोई ले जा सकता है, किसी भी प्रकार से जा ही नहीं सकते। दूसरी बात, इसका जो आकार है उसको जरा समझिए। इसका जो आकार है ये 2 प्रकार का है। एक दिशा में, एक तरफ यानी कि जम्बू द्वीप की तरफ का जो आकार है इसका, मनुष्य लोक की तरफ जो इसका आकार है वो तो दीवार की तरह है, सीधा, जैसे ये 6 कुलाचल का था ना, बिल्कुल नीचे से ऊपर तक एक जैसा सीधा है, बिल्कुल दीवार है, स्ट्रेट। लेकिन उस तरफ पुष्करार्ध की तरफ, पुष्करवर द्वीप और पुष्करवर समुद्र और आगे असंख्य द्वीप समुद्रों की तरफ वाला जो हिस्सा है इसका, वो जो है वो क्रमशः नीचे से घटता घटता ऊपर तक आ रहा है। ठीक है, नीचे उसकी जो विस्तार है वो कम है, ज्यादा है, फिर मध्य में थोड़ा कम है, और ऊपर आके और कम है, जैसे सामान्य पर्वतों में होता है। लेकिन ये एक तरफ का है। लेकिन इस तरफ का जो पर्वत बना हुआ है मानुषोत्तर, है ना, इस तरफ तो दीवार जैसी आकृति है, बाउंड्री समझ लीजिए। उस बाउंड्री के उस तरफ फिर क्रमशः नीचे से घटते ऊपर की तरफ। ये इस मानुषोत्तर पर्वत की स्थिति है। इस पर चारों दिशाओं में 4 जिन मंदिर बने हुए हैं, अन्य व्यंतरवासियों के आवास स्थान, उनके कूट भी बने हुए हैं। ठीक है, ये मानुषोत्तर पर्वत। और इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे तो जो आधा बचा हुआ पुष्करवर द्वीप है वो आएगा, फिर पुष्करवर समुद्र आएगा, फिर आगे आगे जब बढ़ेंगे तो 8वें नंबर का नंदीश्वर द्वीप आएगा। उस नंदीश्वर द्वीप का देखो आपको यहाँ पर जो है ऊपर छोटा चित्र दिया हुआ है, पर हम इससे नहीं देखेंगे, हम बड़े चित्र से देखेंगे। ठीक है, आइए हम चलते हैं नंदीश्वर द्वीप के चित्र की तरफ और नंदीश्वर द्वीप के स्वरूप को समझते हैं। ठीक है, ध्यान से और आप शांति से आराम से देखते जाइए, समझ में आता जाएगा सारा। ये आपको नंदीश्वर द्वीप की रचना नजर आ रही है। ठीक है, 8वां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम भुवन बावन्न प्रतिमानमो सुखकरम। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं पूजन में। आ जाइए, पीले कलर का बड़ा सा आपको आकार दिख रहा है सबसे लास्ट में, ये नंदीश्वर द्वीप है। फिर इसके बाद नंदीश्वर समुद्र आएगा और उसके मध्य में द्वीप समुद्र, जो नीले कलर के अंदर गोले वृत्त बने हुए हैं, सर्कल, वो तो समुद्र के हैं, और जो पीले में बने हुए हैं वो द्वीप के हैं, जो क्रमशः छोटे छोटे होते जा रहे हैं। और इसके सबसे मध्य में देखिए वो जम्बू द्वीप है। तो जम्बू द्वीप कितना सा है नंदीश्वर के सामने, बिल्कुल हो गई। ठीक है ना,
जहां ये 1,00,000 योजन व्यास वाला है, 50,000 योजन की इसकी त्रिज्या है एक दिशा में, जबकि ये जो एक दिशा में कितना है 163 कोटि जोजन महा लाख 84 एक दिश मेला, 163 करोड़ 84 लाख योजन इसका एक दिशा में विस्तार है। लिखा भी हुआ है देखो यहाँ पर, है ना, इतना विस्तार इसका एक दिशा में होता है। क्या है नंदीश्वर द्वीप की महिमा? कार्तिक फागुन साढ़ के अंत 8 दिन माही, नंदीश्वर सुर जात है हम पूजत ई ठाई। कार्तिक माह, फाल्गुन माह और आषाढ़ महीना, 3 महीने जो हैं उनमें उनके अंत 8 दिन माही, अंत 8 दिन माही मतलब देखो हिंदी जो महीने हैं उनके हिसाब से जो शुरुआत है वो शुरुआत कृष्ण पक्ष से होती है महीने की और शुक्ल पक्ष पे वो खत्म होता है, ठीक है ना। तो अंत 8 दिन माही मतलब अंत 8 दिन कौन से हो जाएंगे फिर? शुक्ल पक्ष के अंतिम 8 दिन अष्टमी से शुरू कर देंगे, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ठीक है। अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक ये जो 8 दिन है ये अंत के 8 दिन है। कार्तिक महीने का अंत के 8 दिन ये कहलाएंगे, शुक्ल पक्ष के अंतिम 8 दिन, फाल्गुन के ये कहलाएंगे और आषाढ़ के भी ये कहलाएंगे, ठीक है। तो इन 8 दिन हम अष्टमी का पर्व मनाते हैं, वो देवता वहां जाकर मनाते हैं, ठीक है। और हम पूजे ईट ठाई, ठीक है, हमें शक्ति नहीं, जा नहीं सकती इसके आगे क्योंकि बीच में तो पर्वत है ना, ढाई दीप क्या। तो हम यहाँ भावपूर्वक पूजन करते हैं और वहां जो है द्रव्य पूजन और भाव पूजन दोनों ही वहां जाकर वे करते हैं, सुर है ना, देव करते हैं। यहाँ हमने सुना है 52 अकृत्रिम जिन मंदिर है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे बने वो देखना है। देखिए ये जो 8वां द्वीप है इसके चारों दिशाओं में, हर दिशा में 13-13 चैत्यालय बने हुए हैं। कहाँ बने हैं, कैसे बने, वो अपन समझते हैं। आपको रचना दिख रही होगी, चारों दिशाओं में एक जैसी रचना दिख रही होगी, दिख रही है ना, चारों दिशा में एक जैसी रचना। कोई भी एक दिशा हम ले लेंगे, एक दिशा को समझ जाएंगे, चारों दिशाओं की रचना समझ आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले चारों दिशाओं में क्या है वो समझ लीजिए। एक काले रंग का बीच में आपको डॉट नजर आ रहा होगा चारों दिशाओं में, ये अंजनगिरी पर्वत है, काले कलर का। अंजन मतलब ही काजल होता है ना, काले रंग का ये अंजनगिरी पर्वत है जो बीचों बीच है, ठीक है ना। अंजनगिरी पर्वत का देखो इधर दिया भी हुआ है ना, 84,000 योजन ऊंचा है ये अंजनगिरी पर्वत, 1000 योजन नींव है इसकी, ठीक है ना। और 84,000 योजन की ही इसकी जो है वो क्या है, इसका व्यास है। और फिर घटता नहीं है, जैसा है वैसा ही रहता है, ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम, जैसा नीचे समझ लीजिए कि एक सिलेंडर रख दिया अपन ने सीधा का सीधा, ठीक है ना, 84,000 योजन का वो समझ लीजिए। तो 84,000 योजन जमीन पर इसका विस्तार है, व्यास है, इतना ही ऊपर रहता है और इतनी इसकी ऊंचाई भी 84,000 योजन की ही है, 1000 योजन गहरा है जमीन में। इसके ऊपर जो है एक जिन मंदिर बना हुआ है, इसको अंजनगिरी कहते हैं। ये 4 दिशाओं में एक एक अंजनगिरी है, ठीक है, इन चारों पर एक एक जिन मंदिर है। अब इस अंजनगिरी की 4 दिशाओं में क्या क्या है अपन को वो समझना है, ठीक है। आ जाओ अपन एक पूर्व का ले लेते हैं, बस इसको वो कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये जो अंजनगिरी है, इस अंजनगिरी के चारों तरफ 50-50 हजार योजन का विस्तार छोड़कर फिर है ना वन क्षेत्र है, ठीक है, वन क्षेत्र है जो कि वो भी 50,000 योजन चौड़ा है, 1,00,000 योजन समझ लीजिए उसकी लंबाई, इस प्रकार का क्षेत्र है। ऐसा चारों तरफ वन बना हुआ है, देखो रचना बन रही है अंजनगिरी से एक तरफ, फिर उसके भी सब तरफ रचना बनी हुई है। और उसके मध्य में जो है ये वापी बनी हुई है, कुंड बना हुआ है ना, द्रह बना हुआ है, जो भी हम कहें, वापी का नाम दिया हुआ है, जो कि लंबाई लंब चौरस आकृति में 1,00,000 योजन इसका विस्तार है, 1,00,000 योजन की, ठीक है। और इसमें बीच में जल भरा हुआ है ना, ये जो आपको दिख रहा है नीले नीले रंग के अंदर, ये जो है ये कुंड ही है, ठीक है ना, वापी का है, कुंड है, द्रह है, तालाब है, जो भी कहें, ठीक है ना। और इसके मध्य में जो है एक दधिमुख पर्वत है, जो आपको ये जो नीले रंग के बीच में थोड़ा थोड़ा व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा, गोल गोल, है ना, वो दधिमुख पर्वत का संकेत है। यहाँ दधिमुख पर्वत है। अंजनगिरी की चारों दिशाओं में इससे आकृति बनी हुई है, 4 दिशाओं में 4 बावड़ियां हैं, इनको बावड़ी भी कहा है ना। और उन बावड़ियों के बीच में जो कि 1,00,000 योजन समझ लीजिए विस्तार वाली है, और उसके बीच में जो है दधिमुख पर्वत है। दधिमुख पर्वत जो है वो 10,000 योजन ऊंचा है, ठीक है, 1000 योजन की इसकी नींव है ना। और इसके ऊपर भी एक एक अकृत्रिम चैत्यालय, देखिए दधिमुख लिखा हुआ है ना, ये वापी भी लिखा हुआ है, 4 वन बने हुए हैं, है ना। फिर वापी के बीच में ये दधिमुख,
ये दधिमुख देखिए, दधिमुख 10,000 योजन इसकी ऊंचाई, 1000 योजन नींव में, और 10,000 योजन का ही इसका भी व्यास। ये भी वही ढोल सम गोल, ये भी ऐसा ही है, ठीक है ना, ऊपर जाकर क्रमशः घट नहीं रहा है, इस प्रकार की रचना है। इस पर एक अकृत्रिम चैत्यालय, आगे समझ में। अब देखिए तो कितने हो गए अपने एक दिशा के, एक तो अंजनगिरी का हो गया, और 4 दिशा में 4 दधिमुख पर्वत के हो गए, तो 5 तो अपने हो गए। अपन को 13 चैत्यालय चाहिए एक दिशा में, और फिर उसका गुणापन सीधा 4 से कर देंगे तो 52 हो जाएंगे। चलिए अब इस अंजनगिरी की अपन चारों दिशा देख ली, अंजनगिरी की एक दिशा में एक दधिमुख पर्वत देख लिया। अब एक दधिमुख पर्वत से संबंधित दो रतिकर पर्वत है, एक अंजनगिरी से संबंधित 4 दधिमुख पर्वत, और एक दधिमुख पर्वत से संबंधित दो रतिकर पर्वत या उनके चैत्यालय, ये समझ लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए दधिमुख पर्वत आपको नजर आ रहा होगा, पूरी रचना चारों तरफ 4 हरे हरे जो है वो गार्डन है, वन क्षेत्र है, बीच में वापिका है, वापिका के बीच में ये जो है दधिमुख पर्वत है। अब दधिमुख पर्वत की विदिशाओं में क्रमशः जो अंजनगिरी के पूर्व में जो दधिमुख पर्वत है, अंजनगिरी के चारों दिशा में दधिमुख पर्वत है, जो अंजनगिरी की पूर्व दिशा में दधिमुख पर्वत है, सबसे पहले उस पूर्व दिशा के भी पूर्व में क्या है कि उसके पूर्व में तो वन क्षेत्र बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर नीचे है ना, तो इसको अपन ये कहेंगे कि दधिमुख पर्वत की पूर्व दिशा संबंधी विदिशा, पूर्व दिशा संबंधी विदिशाओं में क्या है, एक एक रतिकर पर्वत है। लाल लाल डॉट दिख रहा होगा आपको, रतिकर पर्वत का कलर जो है वो लाल है, ठीक है ना, वो लाल रंग का रतिकर पर्वत, ठीक है। तो एक एक यहाँ पर जो है वो चैत्यालय, 2 रतिकर पर्वत है दोनों तरफ, और उन दोनों के ऊपर जो है वो एक एक चैत्यालय अकृत्रिम बने हुए हैं, ठीक है। इन रतिकर पर्वत का क्या ऊंचाई लंबे चौड़े देखिए, यहाँ पर 1000 योजन ऊंचे हैं ये धरती से, 1000 योजन जो है वो क्या है, इनका व्यास है धरती पर, वही ढोल सम गोल, और 250 योजन धरती के अंदर इनकी नींव है, और लाल रंग, इनका रंग जो है वो लाल है, ठीक है ना, और इनके ऊपर फिर एक एक चैत्यालय अकृत्रिम बने हुए हैं। ऐसे ही दक्षिण वाले अपन दधिमुख पर्वत पे आ जाएंगे, तो दक्षिण संबंधी दो विदिशाएं बन जाती है। तो इधर ईशान और आग्नेय हो गई, तो नीचे आप ले लीजिए आग्नेय और इसका जो नैऋत्य कोण है उधर, इसी तरफ पूर्व दिशा पश्चिम दिशा की तरफ देख लीजिए, उसके उस तरफ बने हुए हैं 2 रतिकर पर्वत, है ना। तो उसमें अपन ले लेंगे नैऋत्य और वायव्य, और उत्तर दिशा वाले के ले लेंगे वायव्य और आग्नेय ईशान कोण। ऐसे एक अंजनगिरी के संबंधित 4 दधिमुख पर्वत, और प्रत्येक दधिमुख पर्वत से संबंधित 2 रतिकर पर्वत, ठीक है। और इन सब पर्वतों पर एक अंजनगिरी पर 4 दधिमुख पर 4, ठीक है, 5 हो गए, और एक दधिमुख संबंधी 2, तो 4 संबंधी 8 हो गए, तो 8 और 4 12, और एक 13 चैत्यालय एक दिशा में है। किन्हीं आचार्यों का मत ये भी है कि ये जो रतिकर पर्वत है वो चारों ही विदिशाओं में एक एक, ठीक है, लेकिन इस मत पे सब समान है कि जो चैत्यालय बने हुए हैं वो उस संबंधित विदिशा में 2 पर्वतों पर ही बने हुए हैं, तथापि और पर्वत का भी आता है, रतिकर पर्वत भी 2 ही है, तो अपन ये 2 अपन ने देखा जो जिन पे चैत्यालय हैं, ठीक है। तो ये एक दिशा के 13 हो गए, एक मध्य का अंजनगिरी का, 4 दिशाओं में जो दधिमुख है वापी के बीचों बीच उनका 8 और 4 12, और 2 2 2 और उसकी विदिशाओं में दधिमुख पर्वत की, तो ये 8 और 5 13 चैत्यालय हो गए। और ऐसी ही दिशा, ऐसी रचना सब चारों दिशाओं में नंदीश्वर द्वीप के अंदर, तो 13 चौके 52 अकृत्रिम चैत्यालय ये बने हुए हैं। 52 ही अकृत्रिम चैत्यालय के अंदर हर एक में 108 प्रतिमाएं हैं, तो 108 गुणा 52 करेंगे आप, ठीक है सर, 5616 ऐसा है ना प्रतिमाएं हैं। उन प्रतिमाओं की सबकी वंदना ये जो है नंदीश्वर सुर जाते हैं और वहां करते हैं। कौन कौन आता है वहां पर, चारों ही निकाय के देव, कल्पवासी, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, ये सभी वहां आते हैं, और भगवान की वहां पे 8 दिन तक निरंतर, क्योंकि दिन रात का भेद वहां नहीं है, कल्पवृक्ष इत्यादि है, तो 24 घंटे अहरनिश तो कहीं नहीं, 24 घंटे लगातार वहां पर 8 दिन तक भगवान का बड़ा ही धूमधाम से पूजन करते हैं, और वे अष्टद्रव्यों से पूजन करते हैं। वे द्रव्य दिव्य कल्प वृक्षों से प्राप्त सब द्रव्य होते हैं, न कि अगर फल से करते हैं तो वे फल कोई ये एकेंद्रीय फल नहीं है, है ना, वे सब रत्नमयी फल होते हैं, कल्प वृक्षों से प्राप्त, बिल्कुल ही प्रासुक
अत्यंत ही, ठीक है ना, उससे निर्जीव, उनसे भगवान का अभिषेक, भगवान का पूजन इत्यादि करते हैं। और इंद्र आते हैं चारों ही, है निकाय संबंधी, और इनकी दिशा है कि सब एक ही जगह बैठ के नहीं करते हैं, जिस दिशा में अलग अलग अपनी दिशाएं चेंज करते रहते हैं। तो सबसे पहले जब स्टार्ट होता है तो पूर्व दिशा के अंदर कल्पवासी रहते हैं, फिर क्लॉकवाइज दक्षिण दिशा के अंदर भवनवासी के देव और उनके संबंधित इंद्र, ठीक है, और फिर पश्चिम दिशा की तरफ व्यंतरवासी वालों वाले, और फिर ऊपर उत्तर की तरफ ज्योतिष वाले जो होते हैं वो उत्तर में, ठीक है, ये रहता है। फिर क्या ये एक ही दिशा में रहते हैं कि नहीं, इनकी दिशाएं बदलती है। 2 प्रहर के बाद, एक दिन में 8 प्रहर होते हैं, है ना, तो 2 प्रहर के बाद में ये क्रमशः क्लॉकवाइज अपनी दिशा चेंज कर लेते हैं। फिर 2 प्रहर होंगे, फिर दिशा चेंज कर लेंगे, ऐसे हर 2-2 प्रहर बाद अपनी दिशा चेंज करते हैं, और 24 घंटे यहाँ पर पूजन पाठ चलता है। और ये इस प्रकार से ये चक्र बन जाता है ना, 2-2 प्रहर में घूमता रहता है चक्र, इस प्रकार से वो पूजन होती है। इंद्रध्वज वहां होता है ना, इस प्रकार से सारी रचनाएं हैं। तो उन नंदीश्वर द्वीप स्थित 52 अकृत्रिम चैत्यालय को हम भावपूर्वक यहाँ से वंदन करते हैं। उनमें विराजमान समस्त प्रतिमाओं को, भगवंतों को अपन यहाँ परोक्ष रूप से नमस्कार करते हैं। और चर्चा अपन आज की यही पूर्ण करते हैं। प्रश्न हो आपको तो आप अगली क्लास ज्वाइन